ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। और मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हैं गौहर कुचे। तो आज का प्रोग्राम, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर रोज दिल्ली के स्टूडियो से लाइव सुबह 8:30 से 9:30 तक आपका पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ना सिर्फ हम खबरें आपके सामने रखते हैं बल्कि वो तमाम खबरें जो पिछले 24 घंटों में या आने वाले दिन में क्या कुछ होने वाला है वो तमाम खबरें आपके सामने रखते हैं। और ना सिर्फ खबर पहुंचाते हैं बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, और उस खबर पर जो कुछ भी समाज में या रियासत में जो सियासी मैदान में क्या कुछ हलचल है वो तमाम खबरें आप तक पहुंचती है, और उस पर सियासी समाजी लोग जो है वो किस तरह का तबसरा करते हैं वो तमाम चीजें आप तक पहुंचाते हैं। और किस तरीके से उन खबरों को देखा जाए, उनकी जड़ तक पहुंचा जाए, उनकी सच्चाई की बिना पर तमाम खबरें इस प्रोग्राम के हवाले से आप तक पहुंचाई जाती हैं। हर रोज की तरह आज भी हम इस प्रोग्राम में सबसे पहले जो हस्बे मामूल शुरुआत करेंगे। आज एक खबर, जो सबसे बड़ी खबर आज मुल्क में है, कुंभ मेले की, जिससे हम आगाज करेंगे और उसके बाद हम रियासत जम्मू और कश्मीर की भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कुंभ मेले से करते हैं। जिस तरीके से हमने आपको पिछले कई दिनों से खबरें बता रहे हैं कि प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और इस शहर में आज जो है लाखों, यहां तक के बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त जो हैं प्रयागराज शहर में जो हैं इस वक्त जो स्नान हो रहा है, और कुंभ मेले में जो इस वक्त लोगों की तादाद है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। और अगर आज की बात करूं मैं, प्रयागराज में आज कुंभ मेले का आगाज हो गया है। जैसे कि माना जा रहा है 14 जनवरी को हर साल जो है मकर संक्रांति का त्योहार होता है, और इस बार यही त्योहार जो है 14 और 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। और मुल्क के कुछ हिस्सों की अगर बात करें, ज्यादातर हिस्सों में कल यानी सोमवार को जो मकर संक्रांति का त्योहार है लोहड़ी के ठीक एक दिन बाद मनाया गया। और अलग अलग जगहों पे हमने तकरीबात देखी जहां पे कई सियासी लीडर्स भी वो भी पहुंचे, और साथ ही साथ जो मजहबी लोग थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, अलग अलग संगठनों से, तंजीमों से जुड़े हुए लोग वो प्रोग्राम मुनक्किद करवा रहे थे। और आज की अगर बात करें, आज भी इस प्रोग्राम के हवाले से, आज कुंभ मेले के हवाले से अगर हम आपको दिखाएं तो कल 14 जनवरी से जिस तरीके से मकर संक्रांति का त्योहार मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मनाया गया, और आज 15 जनवरी को भी उसी तरीके से मनाया जा रहा है। और खासतौर से अगर बात करें प्रयागराज में, तो वहां आज जो श्रद्धालु हैं, अकीदतमंद हैं, उनकी भीड़ उमड़ी है और एक सैलाब सा दिख रहा है, जहां पे खुद यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे संगठन, खासतौर से अगर बात करें कई यहाँ पे जो हिंदू तंजीमें हैं उनकी तरफ से प्रोग्राम होने हैं। और अगले 1 महीने से ज्यादा जो है यहाँ पे लोग, खासतौर से अगर आज की बात की जाए तो माना जा रहा है 1 करोड़ से ज्यादा आज से ही लोगों की तादाद यहाँ पे पहुंच सकती है। कुंभ मेले का आगाज प्रयागराज में हो चुका है। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सीनियर साथी प्रणय कुमार। प्रणय, क्या कुछ मजीद तफसीलात है इस हवाले से, जिस तरह से आज प्रयागराज में जो आज कुंभ मेला शुरू हो रहा है, बाज़ाब्ता तौर पर लोगों की काफी तादाद है वहां पर, तो क्या कुछ मजीद तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब प्रयागराज में उमड़ा हुआ है, और क्योंकि आज पहला शाही स्नान है तो आज बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं, आम लोग हैं, वो आज गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। और आज के दिन का, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, तो महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं बता दूं कि आज का पहला शाही स्नान है। 3 शाही स्नान इस पूरे कुंभ के कार्यक्रम के दौरान किए जाते हैं, जिसका आज पहला शाही स्नान है। और आज नागा साधु सबसे पहले शाही स्नान करते हैं। और खास बात यह भी है कि क्योंकि अगर हम बात करें तो जनजीवन में उन्हें नहीं देखा जा सकता, वो अपनी साधना में लीन होते हैं, तो उनके दर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए भी आज बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंचे हैं। और अगर बात इंतजाम की करें तो इंतजाम भी काफी ज्यादा बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई लाख की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस कुंभ में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। तो ऐसे में उनकी व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने कमर कसी हुई है। और युद्ध स्तर पर जो कार्यक्रम है, जो व्यवस्था है,
वो की गई है। साथ ही में क्योंकि गंगा में डुबकी लगाई जानी है तो इसके लिए गंगा का जो प्रवाह है उसमें किसी प्रकार की कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, इसका भी खासा ध्यान राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। और यही वजह है कि करीब 7,000 क्यूसिक से भी ज्यादा पानी छोड़ा गया है ताकि जो श्रद्धालु वहां पे पहुंचे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आज पहला शाही स्नान है तो 35 से ज्यादा घाटों का निर्माण वहां पर किया गया है जहां पर शाही स्नान की व्यवस्था होगी। और करीब मैं आपको बता दूं कि 5 किलोमीटर में ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है जहां पर शाही स्नान होना है। और लगातार ये जो परंपरा है ये सदियों से चली आ रही है और उसी परंपरा को बढ़ाते हुए इस बार जो व्यवस्था है वो और भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की गई है और भी ज्यादा बड़े स्तर पर करने की कोशिश की गई है। और आज सुबह 4 बजे के बाद से ही जो शाही स्नान था वो शुरू हो गया है। प्रणय शर्मा, जिस तरीके से हमने कई बार देखा है स्नान के दौरान जो है खून खराबा होना एक आम सी बात हो जाती थी, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनकी तरफ से दावा किया गया था कि सुरक्षा के जो पक्के और पुख्ता इंतजामात हैं, इस बार जो है माना जा रहा है कि 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस 2 महीने के वक्त के अंदर यहाँ कुंभ मेले में जो शिरकत जिनकी होगी, तो ऐसे में क्या जिम्मेदारियां जो थी वो पूरी तरीके से निभाई गई हैं? ज्यादा कोशिश की गई है सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत और सटीक करने की? हाँ बिल्कुल, देखिए खून खराबा तो नहीं होगा, सही कहना, लेकिन हाँ झड़प जरूर हो जाती थी साधु संतों के बीच में, क्योंकि स्नान को लेकर अक्सर विवाद देखा गया है कि किस तरीके से कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा, इसको लेकर अक्सर विवाद देखा जाता है। लेकिन इस बार अगर व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा के बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज की नगरी पहुंच रहे हैं तो ऐसे में राज्य सरकार की जो चुनौतियां हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और उसके लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस बल्कि और भी बाकी राज्यों की पुलिस की भी तैनाती प्रयागराज में की गई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रणय शर्मा दिल्ली से हमारे साथ थे और हम आपको बता दें कि आज कुंभ मेले का आगाज हो गया है और साल 2019 की बात करें तो ये जो पूरा वक्त है कुंभ मेले का, उम्मीद की जा रही है कि 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो अकीदतमंद हैं, अलग अलग तंजीमें जो यहां पहुंची हैं, उनसे आ सकते हैं। और आज अगर शुरुआती दिन की बात करें तो मकर संक्रांति की शुरुआत ही के आज के पहले दिन ये उम्मीद की जा रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो इस मेले का हिस्सा बन सकते हैं। शाही स्नान होगा और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। 5 किलोमीटर का ये जो पूरा दायरा है उसको पूरी तरीके से सील किया गया है ताकि किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो जिससे आम श्रद्धालुओं को कोई नुकसान पहुंचे। तो ये थी कुंभ मेले के हवाले से खबर। अब खबर आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगली खबर में, जिसका जो कि है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हवाले से। जिस तरह से चंद साल कबल जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चंद तालिब इल्मों ने मुल्क मुखालिफ नाराबाजी के हवाले से जिस तरह से सियासत काफ़ी तेज़ हुई थी, इस सिलसिले में कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो तलबा है, 10 तलबा, तकरीबन 12 तलबा के खिलाफ पुलिस ने 1200 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तलबा के साबिक सदर जो थे, साबिक सदर कन्हैया कुमार, उमर खालिद और भट्टाचार्य समेत 10 तलबा के खिलाफ मुल्क से गद्दारी के मामले पर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 1200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें से इन 10 तलबा में से 7 कश्मीरी तालिब इल्म भी शामिल है जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और इस सिलसिले में पुलिस ने कल दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और अभी भी तहकीकात इस हवाले से जारी है। बिल्कुल, ये जो चार्जशीट है 1200 सफ़ात पर मुश्तमिल है और चार्जशीट में पहले ही हमने देखा था कन्हैया कुमार और उनके साथी उमर खालिद और एक और जो साथी थे उनका नाम आया था। लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये थी कि जो कश्मीर के तालिब इल्म थे जो इस मुल्क के सबसे मशहूर और मारूफ तालीमी इदारे में जो तालीम हासिल कर रहे थे उनके नाम भी सामने आए थे और जो 7 लोग थे उनका नाम भी चार्जशीट में देखा गया और चार्जशीट में इन 7 लोगों का नाम भी शामिल था जिनसे पहले भी पूछताछ की गई है, लेकिन बगैर किसी गिरफ्तारी के एक बार फिर से चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है, जिसके बाद कई तरह के बयान जो सामने आने लगे हैं। खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां की जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की चीफ, उनने ट्वीट कर भी
इसे एक चुनावी स्टंट के तौर पर ही देखा। उनने दोबारा से ये कहा कि ठीक चुनाव से पहले इस तरीके से इन स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुल्क के गद्दारी के मामले में जिस तरीके से ये तमाम लोग जिनका नाम सामने आया था, हालांकि बाद में कन्हैया कुमार और उमर खालिद पर जिनके मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का जिन पर इल्जाम था, इसके बाद फरवरी 2016 में जिस वक्त 2016 में मोहम्मद अफजल गुरु की बरसी का उस पर एक प्रोग्राम रखा गया था, तब ये मामला सामने आया था और उसके बाद से एक टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से ये जो 7-8 लोग हैं इस गैंग को नाम दिया गया था। और बाद में जब इस पर सवाल उठाए थे, जिस तरीके से स्टूडेंट यूनियन की एक लीडर शैला रशीद, उनका नाम भी सामने आया, उनके कहीं ना कहीं वो भी हाईलाइट हुई थी। तहकीकात दोबारा शुरू की गई, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तहकीकात तो शुरू की थी, लेकिन अब अगर कल की बात करें तो 1200 सफ़ात पर मुश्तमिल 10 तुलबा के खिलाफ ये गद्दारी का मामला जो है, इसमें दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में जो है चार्ज दाखिल किया। इस हवाले से कन्हैया कुमार ने कल जो मीडिया से बात की है, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। से डरने की बात नहीं है। मैं एक बहुत ही छोटा साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से अपोजिशन की यूनिटी हो रही है, जिस तरीके से सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में साथ आए हैं, जिस तरीके से बिहार में एक महागठबंधन बनाने की बात हो रही है, जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीके विपक्ष के लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह सरकार घबराई हुई है और घबरा करके डिग करके जो है रंगसर करके अपने हाथ के सारे पत्ते इसने फेंक दिए हैं। सारा चाल ये चल चुकी है और इनका जो डेस्पिरेशन है कि हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएं, वो साफ साफ दिखती है। इस संबंध में बस हम एक बात कहना चाहते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से रहने की जरूरत है और ये तरह तरह का कार्ड खेलेंगे। मंदिर मस्जिद का कार्ड खेल चुके हैं, आरक्षण का कार्ड खेल चुके हैं, नेशनल एंटी नेशनल का कार्ड खेलेंगे, नक्सल अर्बन नक्सल का कार्ड खेलेंगे, ये सारा चीज खेलेंगे, क्योंकि इनके पास इस देश की जनता को कहने और बोलने के लिए कुछ नहीं है सिवाय। तो ये थे कन्हैया कुमार, जिनका नाम इस चार्जशीट में भी शामिल है। कन्हैया कुमार, उमर खालिद और 10 दीगर तलबा, जिनमें 7 कश्मीरी तालिब इल्म भी शामिल है। उस हवाले से पुलिस ने मुल्क गद्दारी का मामले को लेकर इनके खिलाफ चार्जशीट कल पटियाला हाउस कोर्ट में 1200 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। तो इस चार्जशीट के हवाले से हम बात कर रहे थे और हमने आपको ये भी बताया कि इसमें 7 कश्मीरी तुलबा के नाम भी आए थे, जिसके बाद रियासत जम्मू व कश्मीर से भी कुछ रिएक्शन सामने आए, और चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर कोई और तरीका हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से महबूबा मुफ्ती उनने भी ट्वीट करके इस मामले को एक बार फिर जो है लोगों के सामने रखा और ट्वीट के जरिए उन्होंने केंद्र की सरकार को ही एक बार फिर से निशाना बनाया और साफ तौर पर कहा कि चुनाव 2019 सिर पर है और इससे पहले ये एक स्टंट है स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करने का। तो ये थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हवाले से खबर। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अब बात करते हैं जनूबी कश्मीर की। जनूबी कश्मीर के अगर हम बात करेंगे तो जनूबी कस्बा त्राल में इसी रवा माह की 5 तारीख को आरीपर त्राल में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलाबारी हुई है और इस गोलाबारी में एक सीआरपीएफ जवान जो है वो जख्मी हुआ था और वो कल जख्मों की ताब न लाते हुए एम्स दिल्ली में वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। आरीपर त्राल में रवा माह की 5 तारीख को फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जो गोलियों का तबादला हुआ है, जिसमें मिलिटेंट वहां जाए मकाम से वहां पे फरार हुए थे, ताहम इस गोलीबारी में एक जो सीआरपीएफ है जवान जख्मी हुआ था और वो कल शाम को एम्स अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। इस सीआरपीएफ जवान की अगर बात करें तो इसका नाम महेश कुमार बताया गया था, जो तराल आरीपल में एनकाउंटर के दौरान गोली लगी थी, जिसमें हालांकि मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, लेकिन इस दौरान एक जो सिक्योरिटी एहलकार है वो जख्मी हुआ था, जिसका नाम महेश कुमार बताया गया है और इलाज इसका एम्स दिल्ली में चल रहा था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और बीती रात महेश कुमार ने एम्स में आखिरी सांस ली। तो चलिए, ये थी त्राल के हवाले से खबर। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं हम वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के कल के दिए गए बयान के हवाले से।
वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कल SSB की जानिब से उत्तर प्रदेश में SSB की जानिब से एक तकरीब के दौरान मसले कश्मीर के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से वादी कश्मीर में अमन बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि हालात को खराब करने की पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ताहम पाकिस्तान को उनके मंसूबों में उन्हें कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अगरचे उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, ताहम पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनकी जानिब से वादी कश्मीर में अमन बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस, CRPF, फौज बेहतर तालमेल के साथ वादी कश्मीर में काम कर रहे हैं, चाहे मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां, दीगर कार्रवाइयां हैं, वो काबिल तारीफ है। कल उत्तर प्रदेश में SSB की जानिब से मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह का यह बयान है कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अगरचे एक चैलेंज है, ताहम पुलिस, फौज और CRPF बेहतर तालमेल के साथ अपना काम निभा रही है। लखीमपुर में SSB की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जहां वजीर दाखिला राजनाथ सिंह पहुंचे और एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ तौर से कहा कि वादी कश्मीर जो है इस वक्त अमन बहाली की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी वादी के हालात हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए साफ तौर से उन्होंने जिम्मेदार ठहराया पाकिस्तान को। और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर सिक्योरिटी एजेंसीज, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और जिसमें CRPF की इनका जो तालमेल है उसकी उन्होंने सराहना की, पीठ थपथपाई जवानों की कि उनकी कोलैबोरेशन से, उनके ताउन से ही ये तमाम चीजें मुमकिन है कि पाकिस्तान को वक्तन फवक्तन उसी की जबान में जवाब दिया जाता रहा है। राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुना देते हैं। की एक चुनौती है क्योंकि पाकिस्तान बराबर अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे सेना, हमारे CAPF और नियारत सैनिक बल जिसे कहते हैं, और जम्मू कश्मीर की पुलिस, इनमें और इंटेलिजेंस, खुफिया विभाग, इन चारों के बीच बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन है इस समय। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने सिक्योरिटी फोर्सेज के जो कोलैबोरेशन है और उसका, और साथ ही साथ मिलकर ये तमाम लोग जो कार्रवाइयां कर रहे हैं उसकी सराहना की है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान अब जो है हमारे सब्र का पैमाना वो टूट भी सकता है, पाकिस्तान इसको बार बार ना आजमाए, और साथ ही साथ जो मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां हैं उस पर अब पाकिस्तान को रोक लगाने की जरूरत है, नहीं तो भारत की तरफ से वजीर दाखिला के मुताबिक एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार हमारे सब्र को आजमाया है। तो ये वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के हवाले से बात प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक की। उन्होंने कल क्या बयान दिया है उस हवाले से बात करेंगे। कल जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट कोई नाम की कोई चीज नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मिलिटेंट सरेंडर करेंगे, जो मिलिटेंट तशद्दुद का रास्ता तरक करके कौमी दायरे में शामिल होंगे, उनकी बाज़ाबातकारी के लिए इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जो ऑपरेशन ऑल आउट को खत्म करने के बारे में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू नहीं किया और इस सिलसिले में फैलाई जाने वाली अफवाहें जो है वो मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि जो नेशनल कमीशन, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला की जानिब से हलाकतों पर कमीशन कायम करने के बारे में गवर्नर ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला हर रोज नई दास्तानें सुनाता है। उन्होंने कहा कि इक्तिदार में आने के लिए मुल्क के सियासतदान किसी भी हद तक जाते हैं। जिस तरह से कल उन्होंने एक फंक्शन के दौरान कहा कि अगर जो मिलिटेंट है वो तशद्दुद का रास्ता तरक कर दे या सरेंडर करते, उनकी बाज़ाबातकारी के लिए जो है इंतजामिया हर मुमकिन इकदाम उठाने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से जम्मू के एक पार्क में जो एक खास प्रोग्राम रखा गया था, उसमें बतौर मेहमान खुसूसी गवर्नर सत्यपाल मलिक पहुंचे थे, और उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम के बाद जब मीडिया से बात की तो उनसे कश्मीर के हालात, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ऑपरेशन ऑल आउट जैसे तमाम सवालात उनके सामने रखे गए, और रियासत की सियासतदानों को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उनके मुताबिक जो राजनेता हैं, जो सियासतदान हैं, वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ताहम उन्होंने इस सवाल से किसी हद तक गवर्नर साहब ने बचने की कोशिश की, किसी पे कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वादी में जो नौजवान हथियार उठा चुके हैं उनसे वापस मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में वापस लौटने की अपील की, और उन्हें भरोसा दिया
कि उन्हें इंतजामिया और सरकार पूरी मदद करेगी अगर वो ये रास्ता तर्क करते हैं। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता, आपका प्रोग्राम सलाम जेके में खैर मकदम है। आपसे जानेंगे जिस तरह से कल रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है कि जिन नौजवानों ने बंदूक उठाया है उनके हवाले से अगर वो कौमी दायरे में सरेंडर करके कौमी दायरे में शामिल होंगे उनकी बाजाबातकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। और दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट नाम की कोई चीज नहीं है, इस बयान को आप कहां पे देखते हैं? देखो, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो ऑपरेशन ऑल आउट है जी, जिसको एक नाम डिफरेंट तरह के लोग दे रहे हैं, वादी में जिस प्रकार से हालात पैदा हुए उसके लिए इस प्रकार की एक कोशिश बहुत जरूरी थी, जो कि हमारे सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रियासत में अमन चैन लाने के लिए ये एक अच्छा समय है जिसके लिए एक कोशिश की गई हमारे सुरक्षा बलों द्वारा। और जहां तक गवर्नर साहब का बयान है कि जो भटके हुए नौजवान हैं वो वापस आ सकते हैं, मुझे ये वेलकम स्टेप है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कश्मीर में लगातार हालात खराब करने में लगे हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी इस प्रकार की जो दुकानदारी उन्होंने मिलिटेंसी के नाम पर शुरू की है, जिसके लिए उनको पता नहीं बाहर से पैसा आता है, फंडिंग होती है, उसी के कारण से इस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं। आज कश्मीर के अधिकांश जो दूसरी तरह के युवा हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको रियासत से बाहर आकर के पढ़ना पड़ रहा है। उनके पेरेंट्स भी जम्मू दूसरी जगह मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग यही चाहते हैं कि ये जो कश्मीर में हालात पैदा हुए हैं उससे हम किस प्रकार से बच निकलें। इस सारे हालात में अगर गवर्नर साहब का इस तरह का बयान है कि कश्मीर के युवा आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पहले भी इस प्रकार के काफी अपील की जा चुकी है। लेकिन अगर आए तो हमारे लिए वेलकम स्टेप होगा। हम चाहते हैं कि कश्मीर में फिर से अमन चैन आए, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन आज भी कुछ सियासी पार्टियां जो कश्मीर में हैं वो चाहते हैं कि वो इसी आधार पर वोट लेते हैं, उनके कारण से वहां का माहौल खराब हुआ है। मुझे लगता है कि जब तक वो नहीं सुधरेंगे तब तक इस प्रकार का माहौल ठीक होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस सारे को हम बार बार कोशिश करेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं जिनको इस दिशा में ले जाया गया है वो वापस आए तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम। कविंदर साहब, जिस तरीके से गवर्नर साहब ने कहा कि जो स्ट्रेटेजीज हमने पहले भी उनके बयानों में कई बार सुना कि नौजवानों को जो है उनके लिए सही जो है, खासतौर से अगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या वो रास्ता प्रदान नहीं किया गया जहां से वो एक पॉजिटिव रास्ते पे जा सकें, लेकिन कहीं ना कहीं आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या सरकार की तरफ से ये फेलियर मानते हैं कि आज तक अब जो गवर्नर साहब कह रहे हैं ये पहले भी किया जा सकता था सरकार की तरफ से? नहीं, ऐसी बात नहीं। प्रयास तो पहले भी किए गए, लेकिन ये मिलिटेंसी का स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना तो ये ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे मौके वैली में भी आए हैं। वैली के लोगों को भी पूरा एक ध्यान दिया गया है कि वो हर इस तरह की एक्टिविटीज किया है, लेकिन इसको उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। मुझे लगता है कि कोशिशें जारी है आर्मी की तरफ से सद्भावना और दूसरे भारत भ्रमण, भारत घुमाने के लिए जाना, वहां की किस प्रकार के वहां के हालात हैं उनसे बातचीत करना। मुझे लगता है जो इंटरेक्शन होता है उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि ये मिलिटेंसी में जो हमारे नौजवान आज जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोका। इस देश का फ्यूचर है। मुझे लगता है अगर कोई भी कोशिश करके उनको वापस लाया जा सकता है तो हम उसका खैर मदद करेंगे। और साथ ही साथ कविंदर साहब, उनने चुनाव को लेके भी कहा कि किसी वक्त भी रियासत तैयार है, तो क्या लगता है कि मौजूदा हालात जो है वो पॉजिटिव हैं और ऐसे में रियासत जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए जो है समय ठीक है? होगा पिछले लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी हुए, पंचायतों के इलेक्शन भी हुए, तो बिल्कुल ऐसे हालात हैं कि वो बेहतर हैं ऐसा नहीं है। लेकिन पहले भी इसी हालात में चुनाव होते रहे, तो मुझे लगता है कि ये गवर्नर रूल या राष्ट्रपति शासन ये बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। लोगों को जरूरत है एक पॉपुलर गवर्नमेंट की। लोग चाहते हैं कि वो अपने नुमाइंदे से मिलें, लेकिन आज उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है तो इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। और पार्लियामेंट के साथ जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसी तरह से मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता साहब आपका। ये थे कविंदर गुप्ता जो बात कर रहे थे गवर्नर के जो जिस तरह से बयान दिया है उस हवाले से। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं दिफाई तज्ज़िया निगार जेबान सिंह। जेबान सिंह, आपसे जानेंगे जिस तरह से गवर्नर साहब का जो कल बयान आया है कि जिन्होंने बंदूक उठाया अगर वो सरेंडर करते हैं कौमी इदारे में शामिल होंगे, तो उस सिलसिले में उनकी बाज़ाबातकारी के लिए बेहतर इकदाम उठाने के लिए इंतजामिया तैयार है, सरकार तैयार है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो हालात है वादी कश्मीर के बने हुए हैं तो वह हालात में काफी सुधार मिलेगा? जी, मैं इसको एक वेलकम स्टेप समझता हूं जी। और कुछ भी जो हम करते हैं जिससे कि जो हमारे भटके हुए जो नौजवान हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, उसके लिए जितना भी हम करें वो कम है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इनको मिसलीड किया जा रहा है। देयर आर फॉरेन फोर्सेस विच आर मिसलीडिंग देम, और ये हमारी जिम्मेवारी है बड़ों की, बुजुर्गों की, वहां के पेरेंट्स की, गवर्नर साहब की, गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल लीडर्स की, कि हम इनको उस रास्ते से जाने से रोकें। जी। मेरा ये मानना है कि जो एक एवरेज कश्मीरी यूथ है, लड़का है या लड़की है, उसमें बहुत हुनर है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, और वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बड़े बड़े एस्पायरेशन रखते हैं, और ऐसे काम करने से उनकी जो एस्पायरेशन है और वो जहां पहुंच सकते हैं देश में वो वहां पहुंच नहीं रहे हैं। तो अगर ये एक पॉजिटिविटी का माहौल वहां आ जाएगा तो मेरे को लगता है कि कश्मीरी यूथ डोमिनेट करेगा हमारी कंट्री को। हर जगह के ऊपर ये काम कर सकते हैं। मैंने देखा है अपने आप की, जहां ये काम करते हैं, जहां जाते हैं वहां बहुत ज्यादा जो एक नॉर्मल यूथ की मेहनत है उससे ज्यादा मेहनत करते हैं ये बच्चे। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि ये मतलब फॉरेनर्स के बहकावे में आके इस तरीके से कर रहे हैं। बाकी रहेगी बात की सरेंडर पॉलिसी तो वहां पहले भी थी और अभी भी है और हमेशा रहेगी। पॉइंट ये है कि क्या ये सरेंडर पॉलिसी अप्लाई होगी कि नहीं होगी, और उसके लिए सिर्फ गवर्नर साहब का कहना काफी नहीं है। गवर्नर साहब के साथ वहां की सिविल सोसाइटी को भी मिलना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी को मिलना पड़ेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि जिस तरीके से गवर्नर साहब अब कह रहे हैं कि नौजवानों को ये तमाम चीजें उनको इन स्कीम्स के तहत इस तरीके से मुख्य धारा में लाया जा सकता है, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सकता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, बार बार उनका बहुत जोर रहा है इसकी तरफ। क्या आपको लगता है कि इससे पहले भी सरकार या प्रशासन की तरफ से तमाम इकदाम उठाए जाने चाहिए थे? अगर ऐसा हुआ होता तो शायद ये हालात ना होते और इस तरह अब हमें ना देखना पड़ता जो इस वक्त नौजवान कर रहे हैं। नहीं, ये तो पहले भी बहुत बार हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी किया था, तब भी सरेंडर पॉलिसी थी। मुफ्ती मोहम्मद साहब ने ही ये सरेंडर पॉलिसी बनाई थी, तब भी इनको एक मैसेज दिया गया था कि आप मेन स्ट्रीम में आ जाओ। और जो इंडियन आर्मी है वो तो हमेशा कहती रहती है, अपनी सद्भावना के साथ इंडियन आर्मी ने क्या करना शुरू किया है कि वो बचपन से ही ये इंश्योर करती है कि बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते के ऊपर ना चले जाएं। तो ये पहले भी था, अभी भी है, और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसका कई लोगों ने फायदा भी उठाया हुआ है, पर ये कामयाब सिर्फ तब होगी जब वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां के जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली वहां की मदर्स और सिस्टर्स हैं, वो जवानों के लड़कों के पीछे पड़े कि भाई ये काम नहीं करना। अगर आपको कोई आप खफा हो गवर्नमेंट से तो देयर आर डेमोक्रेटिक मीन्स बाय विच यू कैन पुट अक्रॉस योर पॉइंट। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आपको क्या मानते कितना अहम है ये? क्योंकि जब चुनाव होंगे तो नौजवानों का जाहिर सी बात है, ऐसे नौजवान हैं जो चुनाव का एक अहम हिस्सा है, राजनीति का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। उस लिहाज से किस तरीके से देखा जा सकता है कि क्या हालात ठीक होंगे, क्योंकि नौजवानों का अहम रोल हो सकता है आने वाले चुनाव में भी? जी देखिए, सिक्योरिटी की पॉइंट से तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये अननेसेसरी मतलब ये जो लड़के हैं जब एक बार मिलिटेंसी की तरफ चले जाते हैं तो इनकी जो न्यूट्रलाइजेशन है वो निश्चित हो जाती है। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 2 या 3 महीने का ही रह जाता है। तो किसी को अच्छा नहीं लगता है कि एक जवान लड़की को बिना किसी वजह से इस तरीके से मतलब अपनी जान खोनी पड़े, उससे कुछ हासिल तो हो नहीं रहा है। तो अगर वहां एक माहौल, अच्छा माहौल आ जाएगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस को तो इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो भी आराम से बैठेंगे, कश्मीर में इतना अच्छा मौसम होता है, अपने मजे लेंगे, वहां पर अपने फैमिलीज के साथ घूमेंगे। तो उनके लिए तो वो तो चाहते हैं कि वहां पीस आए, वहां प्रॉस्पेरिटी हो। पर जब तक पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको वो करना पड़ता है जो वो कर रहे हैं।
चलिए बहुत बहुत ये तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा शुक्रिया होगा। जयबान सिंह आपका। ये थे दिफाई तज्ज़िया निगार जयबान सिंह, हमसे बात कर रहे थे गवर्नर के बयान के हवाले से। इसी खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल काज़मी। काज़मी साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। आपसे जानेंगे, जिस तरह से गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जो सरेंडर पॉलिसी है, क्या उन्हें उसे जमीनी सतह पर जिस तरह से बयान जारी किया गया है, क्या उसे जमीनी सतह पर अमल दरामद हो रहा है? और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट नाम की कोई चीज नहीं है, कहां पे आप इन दोनों बयानों को देखते हैं? देखिए, जहां तक ये कल बयान जो आया, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट कोई बात ही नहीं है। ऑपरेशन ऑल आउट तो है, ऑपरेशन ऑल आउट तो रमजान के महीने से पहले से चल रहा है। और ऑपरेशन ऑल आउट का मतलब सीधा यही है कि जो भी फायर करेगा हम उसको रिटेलिएट करेंगे और उसको खत्म करेंगे। तो देखिए, बात ये है, देखने वाली बात ये कि सिचुएशन जो है 2014 फिर 15, 16 या 17 से ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई कि एकदम 92 या 93 की सिचुएशन दोबारा इरप्ट हुई है कश्मीर में। इसको देखने की जरूरत है कि लोग आपके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने में। लोग आपके साथ शाना बशाना पंचायत इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि अमन की बहाली हो जम्मू कश्मीर में, और सारे वो मेयर अवाम आपके साथ चल रही है। देखिए, मिलिटेंसी एक चंक है छोटा सा, और वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हो, किसी तरह का भी स्पॉन्सर्ड हो, वो एक छोटा सा चंक होता है। लेकिन अवाम जो है लार्जर स्केल में 99.5%, 6%, 7%, वो तो गवर्नमेंट के साथ है कि किसी न किसी तरह अमन की बहाली जम्मू कश्मीर में हो। ऐसी क्या सिचुएशन हो जाती है कि सब हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं, दोबारा ये सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं कुताहियां हमारी पिछली कोलिशन में हुई हैं, कुताहियां कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुई हैं हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशंस को लेके। उन पे गौर करने की जरूरत है, और उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि क्या हुआ है कि दोबारा कश्मीर बॉयल हो रहा है, और दोबारा जो ये मुसीबत है ये शुरू हो गई है। अगर आप पूरे बड़े सगीर में देखें, पूरे वर्ल्ड में, तो मिलिटेंसी की एज एक डिफाइंड एज होती है, 5 साल 7 साल। ऐसा क्या है कश्मीर में कि हर जब हालात बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, आपने छोटी से छोटी इलेक्शन भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की करवा दी, फिर दोबारा सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाती है और दोबारा पाकिस्तान हावी हो जाता है। इन चीजों को देखने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेहतर समझ सकती है कि कैसे बनाना है। सोहेल साहब, जिस तरीके से उन्होंने सियासतदानों को लेकर अपनी राय रखी कि सिर्फ वोट के लिए ये तमाम चीजें जो हैं, डॉक्टर फारूक साहब पे हालांकि उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन ये कहा कि ये उनकी मजबूरी है। ऐसे में इस बयान को क्या माना जाए कि एक तरफ जहां है पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि नौजवानों को जो मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के बयानबाजी से कहीं ना कहीं यूथ जो है मेन स्ट्रीम से दूर तो नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर 96 में फारूक अब्दुल्ला साहब वापस नहीं आते और इलेक्शन में प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करते और वो सरकार ना बनती, तो उसके बाद कोई सरकार ना बनती आज तक। ऐसा कहना मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि आज जो सिचुएशन पूरे इंडिया में इरप्ट हुई है, वो सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, इलेक्शन का महीने चल रहे हैं, वो तो हर सियासी पार्टी, हर सियासतदान अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ ना कुछ बयान देता रहता है। लेकिन इन टोटलिटी अगर आप देखें कि ऐसा क्या हो जाता है कि आप 5-10 साल सिचुएशन को नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल लाते लाते सारी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेज हों, चाहे गवर्नमेंट मैकेनिज्म हो, चाहे सिविल सोसाइटीज हो, वो करती हैं, और आपके कहीं ना कहीं हार्ड स्टेप्स, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें, देखिए पाकिस्तान स्पॉन्सर तो है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट स्टेट में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, कहीं और भी हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इंटरनेशनली हैं। अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो भी यहाँ इंक्लूड करना चाहते हैं। बड़ी सिचुएशन है ग्लोबल, दिस इज ग्लोबल टेररिज्म, इट्स नॉट ए कश्मीर टेररिज्म, इट्स ए ग्लोबल टेररिज्म। और उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब तक ज्यादा से ज्यादा सिविल सोसाइटी को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को जो कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का दर्द रखते हैं और जो सिचुएशंस को ईज आउट कर सकते हैं, तब तक मुझे लगता है कि फोर्स से या इन तरीकों से आप ये चीजें खत्म नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी साहब आपका। ये थे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल काज़मी, जो बात कर रहे थे रियासती गवर्नर के बयान के हवाले से। जिस तरह से जम्मू में कल उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से एक तकरीब के दौरान बयान दिया है कि जो ऑपरेशन ऑल आउट नाम की कोई चीज़ नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन नौजवानों ने बंदूक उठाया, अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनकी बाज़ाबातकारी के लिए वो इकदाम, हर मुमकिन इकदाम उठाने के लिए तैयार है।
नाजरीन, प्रोग्राम सलाम जे के जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फौरन हाजिर होंगे। टी वैली, जो पल भर के लिए सही बातों को भुला दे। टी वैली, ट्रूली ओरिजिनल। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीकी मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। एंड्योरा मास्क की मदद से सही वजन पाकर पाया नया कॉन्फिडेंस, पाई नई पर्सनैलिटी। एंड्योरा मास्क, बरसों से बेहतरीन, बरसों से भरोसेमंद वेट गेनर। फास्टर है तो है 25% फास्टर चार्जिंग और बैकअप। लिव फास्ट इन्वर्टर और बैटरी। फास्टर है तो है टी वैली, जो पल भर के लिए सही बातों को भुला दे। टी वैली, ट्रूली ओरिजिनल। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। खबर वो जो आपको सबसे कराए रूबरू, सच वो जो बदल दे आपका नजरिया। रियासत से जुड़ी हर खबर जो आप पर करे असर, पल पल बदलती सियासत पर भी रहेगी पैनी नजर। आपसे जुड़े हर मुद्दे पर होगी बात। देखिए हमारे साथ न्यूज पॉइंट सिर्फ गुलिस्तान न्यूज पर, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बेबस जिंदगी, दबती आवाज, बढ़ता क्राइम ग्राफ, बेखौफ बदमाश। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। नाजरीन, अब हम बात करेंगे रियासती इंतजामिया कौंसिल की तरफ से जो कल मुख्तलिफ फैसले लिए गए, उस हवाले से हम बात करेंगे। रियासती इंतजामिया कौंसिल की एक मीटिंग जो है रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदारत में कल मीटिंग हुई है, उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें कुछ पुलिस महकमे के हवाले से भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें पुलिस के हवाले से जो उनमें 10% जो है उनके बेसिक पे में 8%, 10%, जबकि कुछ खवातीन के लिए बटालियन 2 बटालियन को भी मंजूरी मिली है, जबकि साथ ही साथ नए 40 डिग्री कॉलेज को भी के कयाम को भी मंजूरी मिली है। रियासती इंतजामिया कौंसिल ने सत्यपाल मलिक की सदारत में पुलिस में गेस्टेड और नॉन गेस्टेड एहलकारों के लिए 1 जनवरी से हार्डशिप अलाउंस में 8% ग्रांट को मंजूरी दी है, जबकि क्लासिफाइड जुमरे के तहत स्पेशल पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए बेसिक पे पर 10% हार्डशिप अलाउंस को भी मंजूरी दी है, जबकि इसके साथ ही साथ 1162 असामियों के कयाम से 2 खवातीन बटालियन के कयाम को भी मंजूरी मिली है, और इसके साथ साथ ही 40 नए डिग्री कॉलेज को भी मंजूरी मिली है। इससे पहले काउंसिल ने 7 सितंबर में 2018 को 40 नए कॉलेजों के कयाम को मंजूरी दी थी। काउंसिल ने आला तालीमी महकमे को तमाम कॉलेजों के अराजी की निशानदेही करने की हिदायत जारी की है। कल एसएसी की रियासती इंतजामिया काउंसिल की जो मीटिंग हुई रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदारत में, उसमें कई अहम फैसले लिए गए, और सबसे बड़ी चीज जो औरतों के हवाले से इसमें जो आई, 2 बटालियंस बनाई गई। 2014 में जो असामियां खाली थी उनको 2 खवातीन बटालियनों के कयाम को वो मंजूरी दे दी गई है, और ये बटालियन
सरहदी बटालियनों की तर्ज पर खवातीन के लिए मखसूस होंगी। और खासतौर से अगर बात की जाए जो खवातीन के खिलाफ जुराइम हो रहे हैं, जो क्राइम लगातार वुमेन्स के खिलाफ बढ़ रहा है, उसको कम करने में ये जो टीमें हैं, ये बटालियन हैं, वो कारगर साबित होंगी। और जून 2018 में चंद शराइत पर इन बटालियनों के कयाम को मंजूरी दी थी। अब जो है पूरी तरीके से रियासत में जो है खवातीन के खिलाफ जो जुर्म है उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए ये बटालियन पूरी तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो 40 नए कॉलेजेस बनेंगे उनको जो है तालीम का जो तालीमी इदारों को बेहतर बनाने के लिए और निज़ाम को बेहतर करने के लिए 2020 तक ये 40 कॉलेज जो है नए इनको बनाया जाएगा। और 40 नए कॉलेजेस को जो है मंजूरी मिल गई है। पहले जिस तरीके से बजट के दौरान भी जो तालीमी मयार है उसको बेहतर करने के लिए काफी रकम जो है वो खर्च की गई थी, उसके लिए ऐलान किया गया था। 19-20 में काफी खर्च होना था। और अब साफ तौर पर जो 40 कॉलेजेस जिनका पहले भी हमारे सामने नाम आया था, अब उनको पूरी तरीके से एसएससी की तरफ से, रियासती इंतजामिया काउंसिल की तरफ से कल होने वाली बैठक में मंजूरी मिली। और जिन मकामात पर कॉलेज कायम किए जाएंगे उनमें चाडूरा, काजीगुंड, राजपुरा पुलवामा, जैनापुरा, वची शुपयान, व्यालगाम कुपवारा, द्रास करगिल, विजयपुर, चिनैनी, मंडी, पाडर किश्तवाड़, किरीरी बारामुला, फ्रिसल कुलगाम, लंगेट, मठ जम्मू, सिलीगाम अशमुकाम, अजस, हाजन बांडीपुरा, हैदरपुरा और आलूचीबाग श्रीनगर, अवंतीपुरा पुलवामा, वेरीनाग और छठी सिंहपुरा, डंगी, वच्छी और बमई बारामुला शामिल है। उन इलाकों में नए 40 डिग्री कॉलेज के कयाम को मंजूरी दी गई है। तो कल की मीटिंग में ये अहम फैसले लिए गए। वुमेन्स बटालियन के साथ साथ तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए इस पर भी जिक्र हुआ और 40 नए कॉलेजेस को जो मंजूरी दी गई वो इसी मीटिंग में फैसला लिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं पीएचई डेली वेजर्स की। हमने आपको पहले भी दिखाया और कई बार इस खबर को हम लेकर चल रहे हैं कि पहले इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल से जुड़े हुए जो डेली वेजर्स थे, उसके बाद पीएचई डेली वेजर्स और साथ ही साथ पीडीडी डेली वेजर्स, जम्मू प्रेस क्लब की बात हो, चीफ इंजीनियर दफ्तर की बात हो, वहां तमाम एसआरओ 520 की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको लेकर जो है पीएचई डेली वेजर्स अब प्रोटेस्ट पे हैं। पहले हमने पीडीडी डेली वेजर्स को देखा, इरिगेशन से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, जो मुलाजमीन हैं आर्जी तौर पर, उनको देखा। तो प्रेस क्लब से लेकर इन सरकारी दफातर यहां तक के सेक्रेटरीट की तरफ कई बार मार्च निकाला गया 7वें पे कमीशन को लागू करने को लेकर। साथ ही जो तमाम दूसरी मांगे हैं, खासतौर से एसआरओ 520 को लेकर अब पीएचई मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू किया गया है। और कल भी हमने देखा कि एक बार फिर हर हफ्ते 2 या 3 दिन लगातार ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो मुजाहिरे हो रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से और बार बार सरकार पर उन्हें जो है नजरअंदाज करने के इल्जामात आयद हो रहे हैं। कल की अगर बात करें, कल जम्मू में दोबारा चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर पीएचई के जो आर्जी मुलाजमीन हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अब इन्होंने सरकार को खुले तौर पर यह वार्निंग दी है कि अगर अब एसआरओ 520 के लिए उन्हें ज्यादा तड़पाया गया, इसके लिए और प्रोटेस्ट करने पड़े, अब वो सीधा पीएम हाउस दिल्ली का रुख करेंगे और वहां पर घेराव कर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर जो है वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये थी महकमे पीएचई के हवाले से खबर। ये थी महकमे पीएचई के हवाले से खबर जो अपनी मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से एहतिजाज पर है। अब बात करते हैं महकमे पीडीडी की। बिजली के हवाले से जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में इस वक्त जो बहरानी सूरत इख्तियार की हुई है, इस हवाले से हम बात करेंगे। शुमाल जनूब से लेकर जिस तरह से लोग सड़कों पर बिजली की आदम दस्तियाबी या गैर कटौती की वजह से जिस तरह से लोग परेशान हैं, इस सिलसिले को लेकर जो सारिफीन है वो एहतजाज कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करेंगे, महकमे पीडीडी ने अब ये ऐलान किया है कि जिनकी जो बकाया जात जो है वो अगर अदा ना करेंगे तो उनकी जो लाइनें हैं वो मुनक़ता की जाएगी। पीडीडी ने इस हवाले से एक थ्रेड जारी की है कि जिनके पास जो बकाया जात है उनको अगर फिलफोर उन्होंने अदा नहीं किया है तो वो जो उनकी जो लाइनें हैं वो काट दी जाएगी। ये पीडीडी के हवाले से खबर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नाम दिया है कि जिस तरह से रिलायंस कम्युनिकेशन या दीगर जो जितने भी इदारे हैं उनका नाम भी जाहिर करेंगे, जो ब्यूरोक्रेट हैं या तिजारत से वाबस्ता जो अफराद हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, लीडरान हैं, सियासी लीडरान, उनका भी नाम उन्होंने जाहिर करने के हवाले से थ्रेड जारी की है कि अगर उन्होंने जो बकाया जात है अदा नहीं की है तो वो जो लाइनें हैं वो
मुनक़ता की जाएगी। तो पीडीडी और उसके साथ साथ पीएचई डेली वेजेस की तरफ से हड़ताल जारी है। हमने यूनियन के कुछ जो सदर हैं उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की, हालांकि बदकिस्मती से फोन लाइन पे हमारे साथ वो नहीं आ सके, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अगर उनसे राब्ता होता है तो तमाम तर जो मामलात है उनको हम एक बार फिर उठाएंगे, जो उनकी परेशानियां हैं। क्या कुछ जो कल भी प्रोटेस्ट हुआ, चाहे वो श्रीनगर की बात हो, जम्मू की बात हो, प्रेस क्लब से लेकर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, सेक्रेटरीट तक कई बार इन्होंने घेराव किया। बार बार प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी इनका इल्जाम है कि उन्हें पहले तो वादा किया गया था, लेकिन क्या कुछ जो इनके डॉक्यूमेंटेशन है, कागजात हैं, क्या इनके साथ कुछ पहले सरकार की तरफ से वायदे हुए हैं परमानेंट करने की, इनको जो मंथली बेसिस सैलरीज, इनको तनख्वाहें देने की, उस पर क्या कुछ है वो हम जरूर इनसे जानना चाहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारा राब्ता जो है यूनियन के जो सदर हैं उनसे नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो तमाम तर मामलात हैं, खासतौर से आरसी मुलाजमीन से रियासत जम्मू कश्मीर में, वो वक्तन फवक्तन आप तक हम सलाम जेके के जरिए और दीगर जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिस तरह से हम बात करेंगे महकमे पीडीडी के हवाले से, उन्होंने डिफॉल्टर्स इंक्लूड जिनमें एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन और दीगर जितने भी हैं डिफॉल्टर्स, उनका नाम जाहिर करने के हवाले से जो थ्रेड जारी की है। उनका कहना है कि उनके पास लाखों करोड़ों रुपए जो है वो बिलें अभी तक उन्होंने अदा नहीं किए, इस सिलसिले में वो उनकी जो लाइनें हैं वो काट दी जाएंगे। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी। रूफ, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। आपसे जानेंगे, जिस तरह से महकमे पीडीडी ने एक थ्रेड जारी की है कि जो डिफॉल्टर है अगर उन्होंने जो बकाया जो बिलें हैं अदा नहीं की तो उनकी जो लाइनें हैं वो काट दी जाएंगी। देखिए गवर, अगर इस मामले की बात करें, पहले भी ऐसे ऑर्डर्स आए थे जिसके तहत कहा गया था कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज डिफॉल्टर बन चुकी हैं, सरकारी महकमे में डिफॉल्टर बन चुके हैं, उनकी जो बिजली सप्लाई है वो काट दी जाएगी और उनसे जो उनके पास जो फीस की जो रकम है वो वसूल की जाएगी। मगर वो फिर कागजी तौर पर देखा गया और उस असने में क्या हुआ कि उन्होंने लोगों के लाइन काट दिए और हमने देखा कि कई मोहल्ले और कई गांवों को बिजली के बगैर रखा गया था और उनकी लाइनें काट दी गई थी ताकि वो फीस अदा करे। अब जो ये अब की बार जो फैसला आया है देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें बाहर की कुछ कंपनियां भी हैं और यहाँ के जो बड़े बिजनेस स्टेक होल्डर जैसे त्रम्बू का नाम इन्होंने दिया है, अंसारीज का नाम दिया है, वो भी है और काफी कहा जा रहा है उनके पास जो फीस है वो वाजिबुल अदा है, मगर आज तक उन्होंने महकमे को वो पैसे नहीं दिए और सरकारी डिपार्टमेंट भी काफी सारे हैं। खुद पीडीडी का महकमा भी इसमें है गवर, जिनके पास काफी पैसा है बिजली फीस का, वो उन्होंने अदा नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, वाकई में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हमने देखा कि जब भी यहाँ पे सरकार, आज तो गवर्नर रूल नाफिज है, जब सरकारें थी तब भी ऐसे हुक्मनामे जारी किए गए थे मगर उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस जो उन्होंने हुक्मनामा जारी किया है कि वो डिस्कनेक्ट करेंगे, जो लाइनें हैं वो डिस्कनेक्ट करेंगे अगर उन्होंने जो उनके बकाया जाते हैं अदा नहीं की वक्त पर। जिस तरह से बड़े बड़े लोगों का उन्होंने नाम लिया है, सियासतदान से सियासी लीडरान जो है और साथ ही साथ जो तिजारत पेशे से वाबस्ता अफराद है उनका नाम भी जाहिर किया है। कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि जमीनी सतह पर क्या इसे अमलाया जाएगा। जाहिर सी बात है गवर कि इसको अमलाने की जरूरत है। अगर आपको महकमे को और ज्यादा डेवलप करना है और जो उसमें कमियां हैं, देखिए रेवेन्यू ही सब कुछ है। अभी अगर हम पावर सप्लाई की बात करें, कश्मीर में बहुत सारी क्राइसिस है। यहाँ पे पावर सप्लाई के हवाले से जब भी डिपार्टमेंट के साथ बात उठाते कहते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमें जितनी वहां से सप्लाई मिल रही है हम वहां यहाँ दे रहे हैं, हम इसको इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फाइनेंस इश्यू आ जाता है बीच में कि फाइनेंशियली तो डिपार्टमेंट उतना मुस्तहकम नहीं है। अगर ये पैसे जो इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ या इतने बड़े ऑफिसर्स या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो टाइकून से उनके पास है तो वो क्यों नहीं लिया जाता है? क्या असर रसूख की बुनियाद पे कई सालों से इनके पास बिजली फीस है, लाखों करोड़ों रुपया इनके पास है जो अभी तक उन्होंने अदा नहीं किया है। और एक गरीब को अगर 15-20 हजार रुपये फीस अदा नहीं किया जाता है एक गरीब का, तो उसकी लाइन काट दी जाती है। तो ये एक बड़ा मसला है, काफी टाइम से इस पे सरकारें बात करती रही, एडमिनिस्ट्रेशन बात करती है और मैं यही कहूंगा कि इसको पूरी तरह अमलाया नहीं जाता। आज तक
अब आगे देखना है, क्योंकि जो नए चीफ इंजीनियर साहब आए हैं और गवर्नर ने खुद इसमें इंटरवेन किया है कि नहीं, इनके पास जो भी पैसा होगा वो उनसे लिया जाएगा, तभी उनको पावर सप्लाई दी जाएगी और डिपार्टमेंट को और बेहतर बनाने के लिए ये सब इकदाम करने की जरूरत है। तो देखने वाली बात होगी कैसे इस फैसले को अमलाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूक की आपका। ये थे हमारे साथी सईद रऊफ फारूक की जो बात कर रहे थे, जिस तरह से महकमा पीडीडी की जानिब से उन्होंने एक थ्रेट जारी की है कि अगर जो जिनके पास जो बकाया जात है, अगर लाखों करोड़ों रुपए सरकारी महकमे से लेकर जो दीगर तिजारत पेशा अफराद है उनके पास जो बिलें अभी तक उन्होंने अदा नहीं किया, अगर उन्होंने वक्त पर वो अदा नहीं किए हैं तो उनकी पावर सप्लाई जो है वो मुनक़ता की जाएगी। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे हम पॉलीथीन के हवाले से। जिस तरह से पॉलीथीन के मुज़र असरात के हवाले से अगरचे सरकारी तंजीमों से लेकर जो गैर सरकारी तंजीमें उनकी जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं, पॉलीथीन के मुज़र असरात के हवाले से लोगों को जानकारी फराम की जा रही है कि पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और इसके इस्तेमाल से परहेज किया जाए। ताहम इसके बावजूद भी रियासत जम्मू कश्मीर मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से अगर हम बात करेंगे तो सरकारी सतह पर इसको बैन करने के हवाले से कहीं ना कहीं अगरचे इकदामात उठाने की बात की जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर अभी भी वो नाकाम है। पॉलीथीन की मैं बात करूं तो जिस तरीके से 2 साल पहले जो प्रशासन की तरफ से अलग अलग जिलों में हमने देखा था, इंतजामिया की तरफ से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी कई अहकामात सादिर किए गए थे कि जो पॉलीथीन है इसका कम इस्तेमाल किया जाए और कुछ खास किस्म के लिफाफे जो हैं वो मार्केट में आए थे जिन पर एक मोहर लगाई जाती थी और उस मोहर के तहत जिस लिफाफे पर मोहर होगी और उसके साथ साथ एक नोटिस दिया होगा कि आपको पॉल्यूशन से बचना है, वही लिफाफे जिनके इस्तेमाल पर रोक नहीं थी उन लिफाफों को जो है वो अलाउड किया गया था। लेकिन अगर इस वक्त की बात करें तो वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी हमने देखा इन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और रियासत में अगरचे 50 माइक्रोन से ऊपर लिफाफों के इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन वादी कश्मीर में और साथ ही साथ जम्मू में जो लिफाफे पहुंच रहे हैं ना तो वो 50 माइक्रोन से ज्यादा होते हैं और ना ही उन पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रजिस्ट्रेशन और ना किसी किस्म का फोन नंबर देखा जाता है। बहुत कम जगहों पे हमने ऐसे लिफाफे देखे जिन पे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर स्पेशल कोई स्टैंप लगी हो जो बाजार में मिलते हो, जिनमें खरीदो फरोख्त और सामान जो है वो घरों में पहुंचता। और अगर बात करें उन लिफाफों की जो अक्सर घरों में बनते थे, घर बैठे जो औरतें, उनका भी रोजगार कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ा है। जो आमतौर पर लिफाफे मार्केट में आना शुरू हो गए हैं, घर बैठे जो औरतें कपड़े के लिफाफे बनाती थी, हाथ से सिलती थी, जिसके मुज़र असरात नहीं होते थे और एक के बजाय 10 बार उसको इस्तेमाल किया जा सकता था, उन लिफाफों को जो है बिक्री वो कम देखी गई है और साफ तौर पे जो घर बैठी औरतें इसके लिए काम करती थी उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। और इस वक्त की अगर बात करें तो पॉलीथीन इस वक्त लखनपुर में गुज़श्ता साल 60,000 से ज्यादा, यानी बताया जा रहा है करीब 61,000 और वादी में 2,000 किलोग्राम लिफाफे जो हैं वो इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से जो इस्तेमाल किए जा रहे थे वो जब्त किए गए थे। अब बात जरा कर लेते हैं, जिस तरीके से कल हमने आपके साथ वादा किया था कि प्रोग्राम के आखिर में हम आपको खेल की कुछ खबरों से रूबरू करवाएंगे और साथ ही साथ चाहे वो रियासत जम्मू और कश्मीर की हो या इंटरनेशनल लेवल की हो, बैनुल अक़वामी कोई क्रिकेट हो या फिर टेनिस हो, फुटबॉल हो, कोई बड़ी खबर जो सुर्खियों में हो। आज की अगर बात करें तो आज की बड़ी खबर से मैं आपको पहले रूबरू करवा दूं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे आज एडिलेड में खेला जा रहा है। दूसरा जो एक दिवसीय मुकाबला है वो खेला जा रहा है और साथ ही साथ पहला वनडे मैच जो सिडनी में हुआ वो ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर चुका है। आज का मुकाबला काफी उम्मीदें हैं, काफी जो पैसा वसूल मैच देखने वाली जो आज उम्मीदें जताई जा रही, क्योंकि वर्ल्ड कप को बहुत कम वक्त रह गया है। ऐसे में मैच जो है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो शुरू होने वाला है। और साथ ही साथ अगर रियासत जो एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो मैच चल रहा है और 8वें ओवर में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 8वें ओवर में 26 रन पर 2 विकेट उन्होंने खो दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और उनके 2 विकेट इस वक्त गिर चुके हैं। एरन फिंच और साथ ही साथ शमी ने कैरी को भी आउट किया है और 7.4 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोए हैं। और दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच चल रहा है एडिलेड में, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में चल रहा है इस वक्त दूसरा मैच, जो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत कम वक्त रह गया है, आईपीएल को भी बहुत कम वक्त रह गया और पाकिस्तान में हमने काफी टाइम से देखा क्रिकेट नहीं हो रही और 11 साल बाद कोई साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी, खास तौर से
AB डिविलियर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो अब 11 साल बाद पाकिस्तान लाहौर कलंदर्स की तरफ से लाहौर में खेलते नजर आएंगे। और साथ ही साथ अगर रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां जब खेल की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अल्फाज इसलिए अदा नहीं किए जा सकते क्योंकि जो हालात बने हुए हैं खासतौर से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, चाहे वो क्रिकेट में हो, बार बार शिकायतें आई ना तो प्लेयर्स को आउटडोर और ना इंडोर स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं उनको जो है वो खामियां इंतजामिया की तरफ से पैसा बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। और आखिर में हम आपको ये रिपोर्ट बताएंगे जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, अगरचे नौजवानों में खिलाड़ियों में टैलेंट काफी हैं, जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने भी इस हवाले से कहा कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, उनमें टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जमीनी सतह पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कमी की वजह से उनका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं जाया हो रहा है। अब आखिर पर हम चलते चलते बात करेंगे हम स्वाइन फ्लू के हवाले से, जिस तरह से वादी कश्मीर में एक बार फिर स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है और आज एक और की मौत वाक़ा हुई है। जिस तरह से कल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोगरा में एक और नौजवान की मौत वाक़ा हुई है, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद जो है स्वाइन फ्लू से 12 हो चुकी है। जम्मू का एक टीनेजर लड़का जो पिछले काफी वक्त से बीमार था और स्वाइन फ्लू से मुतासिर था, तो ऐसे में इस फ्लू की चपेट में एक और नौजवान की जान चली गई है। अब तक मरने वालों की तादाद जो है 12 पहुंच गई है। और अगर 2 दिन पहले की बात करें तो हमने देखा था कि 24 घंटे के अंदर 2 औरतों समेत 4 जो लोग हैं उनकी भी इससे जान गई थी। तो कहीं ना कहीं अब तक स्वाइन फ्लू पर वो कंट्रोल नहीं हो पाया है। इस पर कहीं ना कहीं जरूरी इकदाम उठाने की कोशिश है और स्किम श्रीनगर से बार बार इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं और मरने वाले जिनकी तादाद अब 1 दर्जन पर पहुंच चुकी है। आज के प्रोग्राम का वक्त फिलहाल यहां खत्म हुआ चाहता है। कल एक और नए शुमारे के साथ कल दोबारा दिल्ली के स्टूडियो से 8:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए और खासतौर से इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी फीडबैक जरूर शेयर कीजिए ताकि इस प्रोग्राम में हम मजीद बेहतरी ला सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।